दोस्तों, आज आप सुनेंगे फेलुदा सीरीज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी द मिस्ट्री ऑफ एनुबिस, यानी मिस्र के देवता का रहस्य। जो लोग एनुबिस नाम से अपरिचित हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनुबिस शब्द का मतलब है मिस्र का एक प्राचीन देवता जिसका चेहरा सियार जैसा होता है। और प्रसिद्ध लेखक सत्यजीत रॉय की लिखी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मिस्र के उसी देवता के इर्द गिर्द बुने गए किसी रहस्य के ताने बाने को खोलती है। तो आइए बिना देर किए कहानी सुनना शुरू करते हैं। द मिस्ट्री ऑफ एनुबिस। फोन किसने किया था फेलुदा? ये सवाल करते ही मेरी समझ में आ गया कि मैंने बेवकूफ़ी भरा सवाल किया है, क्योंकि फेलुदा योगाभ्यास करते समय बातचीत नहीं करते। उन्होंने कुल मिलाकर 6 महीनों से व्यायाम छोड़कर योगाभ्यास करना शुरू किया है। सुबह आधे घंटे तक वो पता नहीं कौन कौन से आसन करते रहते हैं, यहाँ तक कि कोहनी के बल अपने सिर को नीचे कर पैरों को ऊपर उठाकर शीर्षासन भी करते हैं। 1 महीने के अंदर फेलुदा का शरीर और भी ज्यादा मजबूत हो गया है, इसलिए ये मानना ही होगा कि योगासन से उनको वाकई काफी फायदा हुआ है। सवाल करने के बाद ही मैंने पीछे की तरफ मेज पर रखी घड़ी में टाइम देखा। 7:30 मिनट के बाद फेलुदा ने अपना योगासन समाप्त करके मेरी बात का उत्तर दिया। तू उसे पहचान नहीं सकेगा तौब से। इतनी देर के बाद इस तरह का जवाब पाकर मुझे बड़ा ही गुस्सा आया। ये ठीक है कि मैं बहुत सारे लोगों को नहीं पहचानता हूँ, लेकिन नाम बतला देने में प्रॉब्लम क्या है? और अगर मैं नहीं पहचानता हूँ तो क्या पहचान करा नहीं सकते थे? मैंने गंभीरता से उत्तर दिया। तुम पहचानते हो क्या? पहले तो नहीं पहचानता था, लेकिन अब जान पहचान हो गई है। भिगोए हुए चने खाते हुए फेलुदा ने बड़े ही मजे से उत्तर दिया। कुछ दिन पहले हमें पूजा की छुट्टी मिल चुकी थी। बाबूजी 3 दिन पहले काम से जमशेदपुर गए हुए थे। घर पर अभी फेलुदा, मैं और माँ ही थे। इस बार हम पूजा के अवसर पर कहीं बाहर नहीं जा रहे थे। इस बात का मुझे कोई खास दुख नहीं था, क्योंकि पूजा के अवसर पर मुझे कलकत्ता ही अच्छा लगता है, खासकर फेलुदा अगर मेरे साथ हों तो। आजकल शौकिया जासूस के नाम से उनको काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी है, और इसीलिए बीच बीच में रहस्यों का पता लगाने के लिए लोग उनको बुलाते रहते हैं, और इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। इससे पहले मैं हर रहस्य के मामले में उनके साथ रहा हूँ। मेरा मानना है कि वो जो हमेशा मुझे अपने साथ रखते हैं उसके पीछे एक कारण है। शायद उनके साथ एक कच्ची उम्र के लड़के को देखकर बहुत से लोग उनको जासूस नहीं मानते। ये एक बहुत ही बड़ी सुविधा वाली बात है। जासूस अपने आप को जितना छिपाकर रख सके उसके लिए ये उतने ही फायदे की बात होती है। चने खत्म करने के बाद फेलुदा ने गहरी नजरों से मुझे देखते हुए कहा, तू उस आदमी का नाम जानना चाहता है ना? तो सुन, उसका नाम है नीलमणि सान्याल। रॉलैंड रोड पर रहता है। उसने बहुत ज़रूरी काम से मुझे बुलाया है। ये नहीं बताया कि क्या ज़रूरी काम है? मैंने पूछा। नहीं, ये बात वो फ़ोन पर नहीं कहना चाहता था। आवाज़ से लग रहा था कि काफ़ी घबराया हुआ है। कब जाना होगा हमें? टैक्सी से जाने में करीब 10 मिनट लगेंगे। 9 बजे अपॉइंटमेंट है, इसलिए अब से 2 मिनट के अंदर हमें निकल जाना चाहिए। टैक्सी से नीलमणि सान्याल के मकान की ओर जाते हुए मैंने कहा, बहुत तरह के शैतान आदमी हुआ करते हैं। मान लो ये नीलमणि सान्याल किसी मुसीबत में ना हो और उसने तुम्हें किसी फंदे में डालने के लिए बुलाया हो तो? अब इतना रिस्क तो रहता ही है तौब से, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस तरह का आदमी अपने घर पर हमें बुलाकर फंदे में नहीं डालेगा, क्योंकि ये काम उसके लिए भी खतरे से खाली नहीं होगा। इस तरह के कामों के लिए तो बहुत कम रुपए में किराए के गुंडे मिल जाते हैं। इतना कहकर फेलुदा थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। पिछले साल ही वो ऑल इंडिया राइफल कंपटीशन में फर्स्ट आए थे। मात्र 3 महीने तक बंदूक चलाने की शिक्षा पाने के बाद उनका निशाना इतना पक्का हो गया है कि देखने में ये बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है। अब फेलुदा के पास बंदूक और रिवॉल्वर दोनों हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि किताबों के जासूस की तरह वो हमेशा रिवॉल्वर लेकर नहीं घूमते। सच कहूँ तो अब तक उनको इन दोनों हथियारों में से एक की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। फिर भी कोई ये नहीं कह सकता कि कभी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। थोड़ी देर के बाद मैंने फिर से सवाल किया, ये तो तुम्हें पता ही होगा फेलुदा कि वो करते क्या हैं? फेलुदा ने जवाब दिया, वो पान खाते हैं, शायद कान से कुछ कम सुनते हैं, वो शब्द का थोड़ा ज़्यादा प्रयोग करते हैं और ज़ुकाम से थोड़ा परेशान है। इसके अलावा मुझे और कोई जानकारी नहीं है। नीलमणि सान्याल के घर पहुंचने पर टैक्सी का किराया हमें 1 रुपया 70 पैसा चुकाना पड़ा। 2 रुपये का एक नोट निकालकर फेलुदा ने टैक्सी वाले को दिया
और अपने हाथ के इशारे से उसे समझा दिया कि खुदरा वापस करने की ज़रूरत नहीं है। टैक्सी से उतरकर पोर्टिको के नीचे से होते हुए हम दरवाजे के पास पहुंचे और हमने कॉल बेल दबाई। दरबान नुमा एक आदमी ने फेलुदा से विजिटिंग कार्ड ले लिया और हमें बैठक में बैठने के लिए कहा। कमरे के अंदर जाकर जब हमने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं तो हम बहुत ही मुग्ध से हो गए। सोफा, टेबल, गुलदस्ता, तस्वीरें और कांच की अलमारी में सजी हुई खूबसूरत चीज़ों ने एक बड़ा ही आकर्षक वातावरण तैयार कर दिया था। लगता था काफ़ी पैसा खर्च करके और दिमाग लगाकर इन चीज़ों को खरीद कर सजाया गया था। फेलुदा ने खुद ही उठकर जब पंखे का रेगुलेटर घुमाया, ठीक उसी पल एक भले से आदमी ने कमरे के अंदर प्रवेश किया। पहनावे के रूप में स्लीपिंग सूट के पाजामे पर एक तरफा बटनदार अद्धी का कुर्ता, पाँव में हिरन के चमड़े का चप्पल और दोनों हाथों की उंगलियों में कई अंगूठियां, कद मंझला, दाढ़ी मूंछ मुड़ी हुई, सिर पर काफ़ी कम बाल, रंग गोरा और आंखें नींद से बोझिल जैसी। देखने से लगता था जैसे अभी नींद से उठकर आ रहे हों। उम्र 50 से ज्यादा नहीं होगी। उन्होंने पूछा, आपका ही नाम प्रदोष मित्तिर है? आप इतने यंग हैं, ये बात मुझे नहीं मालूम थी। फेलुदा ने हें करते हुए मेरी तरफ इशारा किया और कहा, ये मेरा चचेरा भाई है, बड़ा ही अक्लमंद लड़का है। अगर आप चाहें तो हम लोगों की बातचीत के दौरान मैं इसे बाहर भेज सकता हूँ। मेरा कलेजा धड़कने लगा, लेकिन उस भले आदमी ने मेरी तरफ एक बार सरसरी नज़र डाली और फिर बोला, रहने दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। आप लोग कुछ लीजिएगा क्या, चाय या कॉफ़ी? जी नहीं, हम अभी चाय पीकर ही आ रहे हैं। ठीक है, फिर मैं वक्त बर्बाद ना करके आपको सीधे सीधे बताता हूँ कि मैंने आपको क्यों बुलाया है। और हाँ, इससे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। आप समझ ही रहे होंगे कि मैं काफ़ी शौकीन आदमी हूँ। आपको ये भी अंदाज़ा लग गया होगा कि मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा भी है। कहने पर आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा कि मैं ना तो नौकरी करता हूँ और ना ही कोई व्यवसाय। और हाँ, बपौती जायदाद का भी एक भी पैसा मुझे नहीं मिला है। इतना कहकर नीलमणि बाबू ने एक रहस्य की रचना करने वाली मुद्रा बनाकर चुप्पी साध ली। तो फिर क्या आपको लॉटरी का पैसा मिला है? फेलुदा ने पूछा। वो एक बच्चे की तरह से चिल्ला उठे। एग्जैक्टली 11 साल पहले रेंजर्स लॉटरी में जीतने के कारण एक ही बार में मुझे करीब 2.5 लाख रुपए मिल गए थे। उसके बाद उसी रुपए से, कुछ तो रुपए के जोर से और कुछ भाग्य के जोर से, अच्छी तरह से रह रहा हूँ। 8 साल पहले मैंने ये मकान बनवाया है। हो सकता है आप ये सोचें कि इस तरह निठल्ला रहकर मैं अपना जीवन कैसे जीता हूँ, लेकिन दरअसल मैं एक काम करता हूँ, बस एक ही काम, और वो है नीलामी से सारी चीज़ें खरीदकर अपने घर को सजाना। अब जो घटना घटी है उससे मेरी इन सारी आर्टिस्टिक चीज़ों का कोई रिश्ता है या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे मन में ऐसा संदेह हो रहा है कि कोई रिश्ता हो भी सकता है। ये देखिए। इतना कहकर उन्होंने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज़ के कुछ टुकड़े बाहर निकाले और फेलुदा की तरफ बढ़ा दिए। हम दोनों ने साथ साथ उन टुकड़ों को देखा। ये कागज़ के 3 टुकड़े थे। उनमें से हर एक में लिखावट के बदले लकीरों के जरिए छोटे चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में से कुछ साफ साफ समझ में आ रहे थे, जैसे उल्लू, आँख, सांप और सूरज। मुझे ये चित्र पहले से देखे हुए जैसे लग रहे थे कि तभी फेलुदा ने कहा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसा पुराने ज़माने में इजिप्शियनों ने जिस लिखावट की ईजाद की थी उसमें कुछ लिखा गया है, लेकिन इस लिखावट को पढ़ और समझ सके ऐसा आदमी कलकत्ते में कोई है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। नीलमणि बाबू का चेहरा थोड़ा बुझ गया और वो बोले, ओहो, जो चीज़ हर 2 दिन के बाद डाक के जरिए मेरे नाम से आ रही है, अगर उसका मतलब पता ना चले तो ये तो बहुत ही परेशानी में डालने वाली बात होगी। मान लीजिए ये सब अगर कोई सांकेतिक धमकियां हों, कोई मेरी हत्या करना चाहता हो और मुझे डरा रहा हो, तो फिर मैं क्या करूँगा? कुछ देर चुप रहने के बाद फेलुदा ने पूछा, आपके यहाँ जो जो चीज़ें सजी हुई हैं, क्या उनमें कोई इजिप्शियन चीज़ भी है? उन्होंने हंसकर जवाब दिया, मेरी कौन सी चीज़ कहाँ की है ये बात तो मैं खुद भी अच्छी तरह नहीं जानता। खरीदता बस इसलिए हूँ कि मेरे पास पैसा है, और दूसरी बात यह भी है कि और लोगों को खरीदते हुए देखता हूँ, इसीलिए मैं भी खरीद लेता हूँ। लेकिन आपकी इतनी सारी चीज़ों के बीच ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे फालतू कहा जाए। इन चीज़ों को जो भी कोई देखेगा आपको पूरे तौर पर पारखी ही कहेगा, फेलुदा ने कहा। नीलमणि बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, जानते हैं बात क्या है?
इन मामलों में अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जिसकी जानकारी सभी को हो तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है। जब मेरे पास पैसा है तो मैं वैसी चीज़ क्यों ना खरीदूं जो सबसे बेहतरीन हो। बहुतेरे बड़े बड़े ग्राहकों से ऊंची बोली बोलकर नीलामी में मैंने ये सारी चीज़ें खरीदी हैं। इसीलिए मेरे पास अगर बेहतरीन चीज़ें हैं तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। फेलुदा ने फिर से जोर देते हुए कहा, आप एक बार फिर से दिमाग पर जोर देकर सोचिए। हो सकता है आपको कोई ऐसी चीज़ याद आ जाए जो मिस्र से कोई संबंध रखती हो। नीलमणि बाबू सोफे से उठकर कांच की एक अलमारी की तरफ गए और उसके ऊपर के ताक से बित्ते भर की एक लंबी मूर्ति उतारकर उन्होंने फेलुदा को दी। ये हरे पत्थर की मूर्ति थी जिस पर कई रंगों के चमकते हुए नग जड़े हुए थे। 2-4 जगहों में सोना भी जड़ा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हालांकि मूर्ति का शरीर इंसान की तरह था, लेकिन उसका चेहरा सियार जैसा था। वो मूर्ति फेलुदा को देते हुए उन्होंने कहा, ये मूर्ति 10 दिन पहले मैंने एराटून ब्रदर्स की नीलामी में खरीदी है। शायद ये इजिप्ट की हो। फेलुदा ने मूर्ति पर एक सरसरी नज़र डाली और फिर बोले, ये तो एनुबिस है। एनुबिस यानी प्राचीन मिस्र का गॉड ऑफ द डेड, मृत आत्माओं का देवता। ये तो आपको वाकई बेहतरीन चीज़ मिली है नीलमणि बाबू। अब उस आदमी की आवाज़ में डर का भाव उभर आया। लेकिन इस मूर्ति से इन चिट्ठियों का कोई संबंध है क्या? क्या मैंने इसे खरीदकर कोई गलती की है? क्या इसे छीन लेने के लिए ही कोई मुझे धमकियां दे रहा है? फेलुदा ने सिर हिलाकर कहा, ये कहना तो अभी मुश्किल है। ये बताइए कि चिट्ठियों का आना कब से शुरू हुआ है? जी, पिछले सोमवार से। यानी मूर्ति खरीदने के एकदम बाद से ही? जी हाँ। वो लिफाफे आपके पास हैं? जी नहीं, मैंने फेंक दिए। लेकिन शायद उन्हें रखना ज़्यादा उचित होता। वैसे वो लिफाफे एकदम मामूली थे। मामूली टाइपराइटर से ही पता लिखा हुआ था उन पर। एल्गिन रोड पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प थी। फेलुदा उठकर खड़े हो गए और बोले, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी कोई कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है। सेफ साइड में रहने के लिए इतना ही कीजिएगा कि मूर्ति को अलमारी में रखने के बजाय अपने हाथ के पास रखिएगा। हाल में एक आदमी के घर से इस तरह की चीज़ों की चोरी हो गई है। क्या वाकई? जी हाँ, एक सिंधी सज्जन के घर से। और जहाँ तक मुझे पता है चोर अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। अब तक हम कमरे से निकलकर बाहर चले आए थे। फेलुदा ने पूछा, क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति याद आता है जो आपसे मजाक कर सकता हो? जी नहीं, कोई नहीं। पुराने मित्रों से मेरा बहुत दिनों से संपर्क टूट चुका है। और कोई दुश्मन? उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, अमीर आदमी के दुश्मन तो हमेशा ही होते हैं मिस्टर मित्तर, लेकिन कोई दुश्मन कहकर अपना परिचय नहीं देता। आमने सामने मुलाकात होने पर तो सभी लोग आदर से ही बातचीत करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा था कि यह मूर्ति आपने नीलामी में खरीदी है? जी हाँ, एराटून ब्रदर्स की नीलामी से खरीदी है। क्या कोई और भी उसे लेने के लिए उत्सुक था? ये बात सुनकर वो थोड़ी उत्तेजना में आ गए और हाथ मलने लगे। फिर बोले, आपने ये बात पूछकर मुझे एक नई चिंता में डाल दिया है। नीलामी के दौरान एक सज्जन से कई बार मेरी होड़ लग चुकी है। उस दिन भी यही बात हुई थी। और वो सज्जन कौन है? उनका नाम प्रतुल दत्त है। क्या काम करते हैं? मेरे ख्याल से वकील थे शायद, अब रिटायर हो चुके हैं। उस दिन तो हम दोनों में अंत तक होड़ लगी रही। उसके बाद जब मैंने 12,000 बोला तो वो चुप हो गए। मुझे अच्छी तरह याद है, नीलामी के बाद जब मैं बाहर आकर गाड़ी पर बैठा था तो अचानक मेरी उनसे नज़रें मिल गई थीं। उस वक्त उनकी दृष्टि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। क्या इस मकान में आप लोग बहुत से आदमी रहते हैं? फेलुदा ने पूछा। नीलमणि बाबू ने हंसकर कहा, अरे क्या कह रहे हैं साहब, मेरे जैसा अकेला आदमी आपको पूरे कलकत्ते में शायद ही मिलेगा। एक ड्राइवर, एक माली और 2 पुराने भरोसे के नौकर और मैं, बस इतने ही जने हैं हम। फेलुदा ने इसके बाद जो सवाल पूछा उसकी उन्होंने कतई उम्मीद नहीं की थी। क्या इस घर में कोई लड़का रहता है? एक पल तक वो अवाक खड़े रहे, फिर एक ठहाका लगाते हुए बोले, ओहो, मैं तो भूल ही गया था। दरअसल आदमी कहने से मैं बालिग लोगों के बारे में सोच रहा था। 10 दिनों से मेरा भांजा झंटू यहाँ आकर ठहरा हुआ है। उसके पिता बिजनेस करते हैं। वो अभी जापान गए हुए हैं और इसीलिए झंटू को मेरे पास छोड़ गए हैं। लेकिन यहाँ आते ही बेचारा झंटू इन्फ्लुएंजा की चपेट में आ गया। लेकिन आपको ये लड़के वाली बात कैसे पता चली? फेलुदा ने जवाब दिया, बैठक में एक अलमारी के कोने से एक पतंग झांक रही थी, उसी को देखकर मैंने पूछा। नीलमणि बाबू का नौकर टैक्सी लाने गया था।
रोड़े बिछी सड़क से कड़कड़ की आवाज़ करती हुई टैक्सी पोर्टिको के नीचे आकर खड़ी हो गई। फेलुदा ने टैक्सी में बैठते हुए कहा, अगर कोई संदेहजनक बात हो तो मुझे फौरन सूचित कीजिएगा। अभी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई कार्रवाई की जाए। घर वापस जाते समय मैंने फेलुदा से कहा, ये सियार देवता का चेहरा कितना डरावना लगता है ना। आदमी के धड़ में किसी भी चीज का सिर जोड़ दिया जाए तौब से तो वो डरावना ही लगेगा। ये बात सिर्फ सियार के साथ ही नहीं है, हर किसी के साथ लागू होती है। लेकिन फेलुदा, पुराने इजिप्शियन देवता की मूर्ति घर में रखना तो बड़ा ही खतरनाक है ना। ये तुमसे किसने कहा? लो, तुम्ही ने तो कहा था। अरे बिल्कुल नहीं तौब से, मैंने ये कहा था कि जिन पुरातत्ववेत्ताओं ने मिट्टी खोदकर ये प्राचीन मिस्र की मूर्तियां बाहर निकाली हैं, उनमें से कुछ एक की हालत बदतर हो गई है। हाँ हाँ, वही तो फेलुदा, वो जो एक गोरा था उसकी तो मौत ही हो गई थी। क्या नाम था उसका? हाँ, याद आया, लॉर्ड कॉर्नरवॉन। और उसका कुत्ता भी था साथ में। अरे तौब से, कुत्ता उसके साथ नहीं था, कुत्ता उस वक्त विलायत में था और उसका मालिक इजिप्ट में था। तूतनखामन की कब्र खोदकर मूर्तियां निकालने के कुछ दिन के बाद ही कॉर्नरवॉन भयंकर बीमारी की चपेट में आकर मर गया था। उसके बाद ये खबर मिली थी कि जिस टाइम उसकी मौत हुई, ठीक उसी वक्त बिना किसी बीमारी के बड़े ही रहस्यमय तरीके से हजारों मील दूर उसका कुत्ता भी मौत के मुंह में समा गया था। प्राचीन इजिप्ट की किसी चीज पर जैसे ही मेरी नज़र पड़ती है, फेलुदा से सुनी हुई इस अजीब घटना की मुझे याद आ जाती है। सियार देवता की अनुबिस की मूर्ति भी किसी आदम के ज़माने की इजिप्शियन बादशाह की कब्र से आई है। नीलमणि बाबू क्या ये सब नहीं जानते? जानबूझकर विपत्ति को बुलाने के पीछे आखिर कौन सा मज़ा है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। दूसरे दिन सुबह 5:45 बजे हमारे फ़ोन की घंटी बजी। 3 बार हूँ, 2 बार ओ और 1 बार अच्छा ठीक है कहकर फेलुदा ने फ़ोन बंद कर दिया। फिर भर्राई आवाज़ में मुझसे कहा, एनुबिस गायब हो गया है तौब से, हमें अभी तुरंत चलना है। सुबह ट्रैफिक कम रहने के कारण हमें वहां पहुंचने में सिर्फ 7 मिनट लगे। नीलमणि बाबू चेहरे पर बेचैनी के भाव लिए मकान के बाहर ही खड़े थे। हमें देखते ही बोले, नाइटमेयर के बीच से गुजरा हूं जनाब। इस तरह का हॉरिबल एक्सपीरियंस मुझे आज तक कभी नहीं हुआ। इस बीच हम बैठक में आ चुके थे। उस भले आदमी ने हमारे बैठने के पहले ही बैठकर अपनी कलाइयां दिखाईं। हमने देखा, आदमी जहां घड़ी पहनते हैं उससे ठीक नीचे रस्सी का निशान पड़ा हुआ था और उनके दोनों हाथ लाल हो गए थे। उन्होंने बताया, आपके कहे के अनुसार मैंने कल मूर्ति को सोने के कमरे में ले जाकर अपने तकिए के नीचे रख दिया था। अब लगता है वो जहां थी अगर वहीं पड़ी रहती तो कम से कम मुझे ये शारीरिक कष्ट तो नहीं भोगना पड़ता। खैर, मूर्ति को सिर के नीचे रखकर मैं मज़े से सोया हुआ था कि तभी पता नहीं रात के कितने बजे होंगे, बहुत ही बुरी हालत में मेरी नींद टूट गई। देखा, किसी ने कसकर मेरा मुंह अंगूछे से बांध दिया था। गले से आवाज़ निकलने के रास्ते को बंद देखकर मैंने हाथ से अड़चन डालने की कोशिश की और ठीक उसी वक्त मेरी समझ में ये बात आई कि मैं अपने से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली आदमी के शिकंजे में फंस गया हूँ। उसने मेरा हाथ पीछे की तरफ मोड़ दिया, फिर तकिए के नीचे से मूर्ति लेकर चलता बना। शायद 3 घंटे तक हाथ बंधे जैसी हालत में ही मैं पड़ा रहा। पूरे शरीर में झनझनी हो रही थी। सुबह जब मेरा नौकर नंदलाल चाय लेकर आया तो उसने मुझे उस हालत में देखकर फौरन डोरी खोली और मैंने तुरंत आपको फ़ोन कर दिया। फेलुदा सोफे से खड़े हो गए और बोले, मैं एक बार आपका कमरा देखना चाहता हूँ और ज़रूरत पड़ी तो आपके मकान की कुछ तस्वीरें भी लूँगा। नीलमणि बाबू दूसरी मंजिल पर हमें अपने सोने के कमरे में ले गए। कमरे में घुसते ही फेलुदा ने कहा, खिड़की में सलाखें नहीं हैं? अरे कुछ मत पूछिए साहब, विलायती तरीके का मकान है ना, और मेरे साथ तो बात यह है कि मैं खिड़की बंद करके सो ही नहीं पाता। फेलुदा ने खिड़की से गर्दन बढ़ाकर नीचे की तरफ देखा और बोले, बहुत ही आसान सी बात है, पाइप है, कॉर्निश है, कोई भी जवान आदमी खिड़की से कमरे के अंदर आसानी से आ सकता है। फिर उन्होंने कमरे की सारी चीज़ों की अच्छी तरह से जांच की, तस्वीरों को उलट पुलट कर देखते हुए कहा, अब मैं मकान के बाकी हिस्से को भी देखना चाहता हूँ। नीलमणि बाबू ने पहले दूसरी मंजिल दिखाई। बगल के कमरे में एक खाट पर 12-13 साल के एक लड़के को गले तक रजाई ओढ़कर पड़े देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और देखने से ही लगता था कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैं समझ गया कि यही झंटू है। नीलमणि बाबू ने बताया, कल ही डॉक्टर बोस झंटू की नींद की दवा दे गए हैं।
इसीलिए रात में उसके कानों में कोई आवाज़ नहीं पहुंची थी। दूसरी मंजिल के 2 और कमरों को देखकर और पहली मंजिल के कमरों पर एक सरसरी नज़र डालकर हम बाहर चले आए। नीलमणि बाबू के कमरे की खिड़की के नीचे कई फूलों के टब थे जिनमें पाम जैसे पेड़ लगे हुए थे। फेलुदा ये देखने लगे कि टबों के अंदर कुछ है या नहीं। शुरू के 2 टबों में तो उनको कुछ नहीं मिला। तीसरे के पत्तों के अंदर टटोलने पर टीन का एक छोटा डिब्बा मिला। उसके ढक्कन को खोलकर नीलमणि बाबू की तरफ बढ़ाते हुए उन्होंने पूछा, क्या इस घर का कोई आदमी सूंघनी का सेवन करता है? जी नहीं, नीलमणि बाबू ने कहा। फेलुदा ने डिब्बे को अपनी पैंट की जेब में रख लिया। फिर नीलमणि बाबू ने बड़े ही उदासी भरे स्वर में कहा, देखिए मिस्टर मित्तर, और तो कोई बात नहीं है। एक मूर्ति चली गई, मैं दूसरी खरीद लूँगा। लेकिन एक डाकू मेरे घर पर आकर मेरे ऊपर जोर जुल्म करे, ये बात मेरे बर्दाश्त के बाहर है। आपको इसके लिए कोई ना कोई समाधान निकालना ही होगा। अगर आप उस आदमी को पकड़वा दें तो मैं आपको अच्छा पारिश्रमिक दूंगा। इसके बाद करीब 10 मिनटों तक फेलुदा ने नीलमणि बाबू के ड्राइवर गोविंद, नौकर नंदलाल और पांचू तथा माली नटवर से बातें की। सभी ने बताया कि उन्होंने रात में कोई भी अस्वाभाविक चीज नहीं देखी। बाहरी आदमियों में सिर्फ डॉक्टर बोस रात को 9 बजे झंटू को देखने आए थे। शायद एक बार नीलमणि बाबू मुखर्जी के दवाखाने से दवा लेने के लिए बाहर निकले थे। इससे ज्यादा हमें और कुछ पता नहीं चला। लौटते समय मैं थोड़ा अनमना सा था। अचानक ध्यान में आया कि टैक्सी हमारे घर के रास्ते को छोड़कर कहीं दूसरी तरफ जा रही थी। फेलुदा के चेहरे पर छाई गंभीरता को देखते हुए मैंने कोई सवाल करना उचित नहीं समझा। थोड़ी देर बाद टैक्सी फ्री स्कूल स्ट्रीट के एक मकान के सामने रुकी। मकान के मुख्य दरवाजे के ऊपर साइन बोर्ड पर बड़े बड़े रुपहले अक्षरों में लिखा था, एराटून ब्रदर्स ऑक्शनियर्स। यही नीलामी की वो दुकान थी। इससे पहले मैंने कभी नीलाम घर नहीं देखा था। पहली बार उसे देखकर मैं बड़े ही अचंभे में आ गया। इतनी तरह की अजूबा चीजें एक साथ पहले कभी देखने का मौका मुझे नहीं मिला था। फेलुदा का काम 2 ही मिनटों में निबट गया। प्रतुल दत्त का पता था 7/1 लवलक स्ट्रीट। घर आकर मैंने डायरेक्टरी से प्रतुल दत्त का नंबर खोजकर फेलुदा को दिया। नंबर डायल करके हेलो कहने के समय फेलुदा ने अपनी आवाज़ को एकदम बदलकर एक बूढ़े आदमी के जैसी आवाज़ बना ली। फ़ोन पर जो बातें हुईं उनमें से एक ही तरफ की बातें मैं सुन सका था। उनको यहाँ ज्यों का त्यों बता रहा हूँ। हेलो, मैं नाकातल्ला से बोल रहा हूँ। जी, मेरा नाम है जय नारायण बागची। मुझे प्राचीन शिल्पों के प्रति बड़ी दिलचस्पी है। इस पर मैं एक किताब लिखने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपके कलेक्शन के बारे में मैं सुन चुका हूँ। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि कृपया मुझे अपनी कुछ चीज़ें देखने का अवसर प्रदान करें। नहीं, मैं पागल थोड़े ही हूँ। जी हाँ। अच्छा, हाँ, ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फ़ोन की बातचीत करना बंद कर फेलुदा ने कहा, उनके घर पर सफ़ेदी हो रही है, इसलिए उन्होंने सारी चीज़ों को हटा कर रखा हुआ है। शाम को हम चलेंगे तो हमें देखने का मौका मिल सकता है। मैं एक बात कहे बिना नहीं रह सका। फेलुदा, प्रतुल बाबू ने अगर सचमुच एनुबिस की मूर्ति चुराई होगी तो वो उसे हमें दिखाएंगे नहीं। अगर तेरी तरह बेवकूफ़ होंगे तो दिखा भी सकते हैं तौब से। वैसे संभावना इसी बात की है कि नहीं दिखाएंगे। लेकिन मैं तुझे ये बता दूं कि मैं मूर्ति नहीं, उस आदमी को देखने जा रहा हूं। इतना कहकर फेलुदा अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। फेलुदा में एक बड़ी ही आश्चर्यजनक क्षमता है, और वो ये कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी समय थोड़ी देर तक सो सकते हैं। सुना है नेपोलियन में भी ये क्षमता थी। लड़ाई के मैदान में जाने से पहले घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे ही नींद लेकर वो अपने आप को तरोताज़ा कर लिया करता था। मेरे पास करने के लिए कोई खास काम नहीं था, इसलिए फेलुदा के आले से इजिप्शियन आर्ट की एक किताब निकालकर मैं उसे उलट पुलट कर देख रहा था। तभी क्रिंक क्रिंक की आवाज़ करके फ़ोन बज उठा। मैं दौड़ता हुआ बैठक के अंदर गया और मैंने रिसीवर उठाया। हेलो। कुछ देर तक किसी की आवाज़ नहीं आई। हालांकि ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि कोई उधर से फ़ोन पकड़े हुए है। करीब 10 सेकंड के बाद एक गंभीर और कर्कश आवाज़ सुनाई पड़ी। प्रदोष मित्तर हैं? जी, वो सो रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? मैंने पूछा। कुछ पल तक फिर चुप्पी छाई रही। फिर आवाज़ आई, ठीक है, उनसे कह दीजिएगा कि मिस्र के देवता को जहाँ जाना था वो वहाँ चला गया है। प्रदोष मित्तर को इस मामले में दखलंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे किसी का कोई उपकार नहीं होने वाला है।
बल्कि अनिष्ट होने की ही ज्यादा संभावना है, समझे? उसके बाद खट से फोन रखने की आवाज आई और फिर चुप्पी छा गई। पता नहीं कब तक मैं फोन पकड़े और सांस रोके बैठा रहा। अचानक फेलुदा की आवाज मेरे कानों में आई और मैंने रिसीवर को अपनी जगह पर रख दिया। किसका फोन था तौब से? मैंने उनको सारी बात बताई। ओफो, मुझे क्यों नहीं बुलाया? अरे मैं कैसे बुलाता फेलुदा, कच्ची नींद में जगा देने से तुम कितना गुस्सा करते हो। अच्छा ठीक है, ये बता उस आदमी के गले की आवाज किस तरह की थी? एकदम गंभीर और खरखराती हुई सी। खैर, अभी चलकर एक बार प्रतुल दत्त का चेहरा देख आता हूँ। मुझे लग रहा था कि थोड़ी रोशनी दिखाई पड़ रही है, लेकिन अब फिर से धुंधलापन छाने लगा है। 6 बजने में 5 मिनट बाकी थे जब हम प्रतुल दत्त के मकान के फाटक के सामने टैक्सी से नीचे उतरे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त हमारे पिताजी भी हमें देख लेते तो पहचान नहीं पाते। फेलुदा एक 60 साल के बूढ़े के भेष में सजे हुए थे। खिचड़ी दाढ़ी, आंखों पर मोटे कांच का चश्मा, बदन पर काले रंग का बंद गले का कोट, घुटने तक उठी हुई धोती और मोजे के ऊपर बाटा के भूरे रंग के जूते। आधे घंटे तक कमरे का दरवाज़ा बंद करके उन्होंने ये मेकअप किया था और फिर बाहर निकलकर मुझसे कहा था, तेरे लिए 2-3 चीज़ें रखी हुई हैं, चटपट पहन ले। मैंने हैरानी से कहा, मुझे भी मेकअप करना है? हाँ हाँ बेशक। और फिर 2 मिनटों में ही मेरे सिर पर छोटे छोटे बालों वाला एक विग और नाक पर एक चश्मा लग गया था। उसके बाद फेलुदा ने एक पेंसिल से मेरे बालों को बिखेरते हुए कहा था, तू मेरा भांजा है, तेरा नाम है सुबोध, यानी तू एक शांत, शिष्ट, पूंछदार, भला मानस है और इसीलिए बिल्कुल चुप रहना। वहां अगर कुछ बोला तो घर लौटते ही तमाचे और थप्पड़ों से तेरा स्वागत होगा, समझ गया? प्रतुल बाबू के मकान में सफेदी का काम करीब करीब खत्म हो चुका था। मकान का डिज़ाइन देखकर पता चल रहा था कि वो कम से कम 25-30 साल पुराना था। नए रंग के कारण खिड़की, दरवाजे, दीवार वगैरह झिलमिला रहे थे। फाटक के अंदर घुसते ही हमने देखा बाहर एक खुले बरामदे में बेंत की कुर्सी पर एक मध्यम आयु का आदमी बैठा हुआ था। हमें अपनी तरफ आते देखकर भी वो कुर्सी से नहीं उठा। शाम के धुंधलके में भी हमें समझ आ गया था कि उसका चेहरा काफ़ी गंभीर था। फेलुदा ने दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर नमस्कार किया और बूढ़े आदमी की आवाज़ में बोले, माफ़ कीजिएगा, क्या आप ही प्रतुल बाबू हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। मैं ही जय नारायण बागची हूँ। मैंने ही आज दोपहर को आपको फ़ोन किया था। ये मेरा भांजा है सुबोध। आप अपने भांजे को साथ क्यों ले आए? आपने फ़ोन पर इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा था। फेलुदा ने अपनी आवाज़ को बड़ा ही मीठा बनाते हुए कहा, अरे वो ना चित्र बनाना सीख रहा है, बस इसीलिए। वो आदमी अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और बोला, आप लोग मेरी चीज़ें देखना चाहते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन असल में हटाकर रखी हुई सारी चीज़ों को खींच खांच कर बाहर निकालना पड़ा है। बड़ी ही परेशानी उठानी पड़ी। एक तो वैसे ही घर पर रात दिन मिस्त्रियों का झमेला लगा रहता है। इसे ठेलो, उसे हटाओ, चारों तरफ कच्चा रंग है, रंग की गंध भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये सारे झंझट खत्म हो तो ज़रा सांस लेने का मौका मिले। खैर, आइए अंदर। वो आदमी मुझे भले ही अच्छा ना लगा हो, लेकिन अंदर जाकर उसकी चीज़ों को देखकर मैं हैरान रह गया। फेलुदा ने कहा, देख रहा हूँ कि आपके पास मिस्र की शिल्पकला का अच्छा खासा कलेक्शन है। जी हाँ, वो तो है। कुछ चीज़ें मैंने कायरो में खरीदी थीं और कुछ यहाँ से ऑक्शन में। फेलुदा ने मेरी पीठ में चिकोटी काटी और मुझे उन चीज़ों की तरफ धकेलते हुए कहा, देख लो भैया सुबोध, अच्छी तरह से देख लो। तरह तरह के देवी देवता हैं। ये जो बाज है ना, वो भी देवता ही है, और ये जो उल्लू है वो भी देवता है। देखो मिस्र में कितनी तरह की चीज़ों की लोग बाग पूजा उपासना किया करते थे। प्रतुल बाबू ने सोफे पर बैठकर चुरुट सुलगा लिया। न जाने एकाएक मुझे क्या विचार आया कि मैं बोल उठा, सियार देवता नहीं है मामा जी? मेरे इस सवाल से प्रतुल बाबू को जैसे धक्का सा लगा हो। झुंझलाई आवाज में वो बोले, हं, एनुबिस, स्टूपिड फूल। फेलुदा ने अचकचाकर उनकी तरफ देखा और बोले, आप एनुबिस को मूर्ख कह रहे हैं? जी नहीं, एनुबिस को नहीं कह रहा हूं। उस दिन नीलामी के टाइम उस आदमी को मैं पहले भी देख चुका हूं। ही इज अ फूल। उसकी बिडिंग का कोई हिसाब ही नहीं होता। एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति थी।
उस कमबख्त ने इतनी एब्सर्ड बोली लगाई कि उससे ज्यादा बोलना मेरे लिए मुश्किल था। पता नहीं वो इतना पैसा लाता कहाँ से है। फेलुदा ने चारों तरफ एक बार फिर से सरसरी नजर डाली और फिर बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़े ही भले आदमी हैं। आपका कलेक्शन देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। ये सारी चीजें दूसरी मंजिल पर थीं। अब हम नीचे की तरफ चल दिए। सीढ़ियां उतरते हुए फेलुदा ने पूछा, आपके यहाँ और कौन कौन रहता है? जी, मेरी पत्नी है। लड़का विदेश में रहता है। प्रतुल दत्त के घर से निकलने के बाद जब हम टैक्सी के लिए आगे बढ़े तो हमें ये बात समझ में आई कि वो मोहल्ला कितना निर्जन था। उस वक्त 7 भी नहीं बजे थे, लेकिन फिर भी सड़क पर राहगीर ना के बराबर थे। 2 भिखमंगे बच्चे श्यामा संगीत गाते हुए आ रहे थे। जब हम उनके करीब पहुंचे तो पता चला कि उनमें से एक गीत गा रहा था और दूसरा बाजा बजा रहा था। लड़के का गला बड़ा ही मधुर था। फेलुदा भी उसके सुर में सुर मिलाकर गाने लगे। बालीगंज के सर्कुलर रोड से चहलकदमी करते वक्त हमारी नज़र एक भागती हुई टैक्सी पर पड़ी। फेलुदा ने आवाज़ देकर उसे रोका। जब हम टैक्सी के अंदर बैठने लगे तो बूढ़े ड्राइवर को फेलुदा की तरफ हैरानी भरी नज़रों से देखते हुए पाया। शायद वो ये सोच रहा था कि इस मरियल से बूढ़े के गले से नौजवान के गले जैसी तेज आवाज़ आखिर निकली कैसे थी। अगले दिन सुबह जब टेलीफोन बजा तो मैं बाथरूम में ब्रश कर रहा था। फ़ोन फेलुदा ने उठाया। पूछने पर पता चला कि नीलमणि बाबू ने एक सूचना देने के लिए फ़ोन किया था। कल रात प्रतुल बाबू के घर में भी डकैती हुई थी। ये खबर अखबार में भी छपी थी। रुपया पैसा कुछ नहीं गया था। डकैत सिर्फ कुछ पुरानी शिल्प की चीज़ें ले गए थे। 8-10 छोटी छोटी चीज़ें। उनकी कीमत कुल मिलाकर 20-25 हज़ार रुपये से कम नहीं होगी। पुलिस ने खोज पड़ताल शुरू कर दी थी। प्रतुल बाबू के घर पर सुबह सुबह पुलिस से साक्षात्कार होना और उनके बीच फेलुदा के किसी परिचित आदमी का मिल जाना कोई हैरानी की बात नहीं थी। हम जब वहां पहुंचे तो 7:15 बज चुके थे। आज मैंने मेकअप नहीं किया था। फेलुदा अपना जापानी कैमरा साथ लाना नहीं भूले थे। हम कुल मिलाकर गेट के अंदर पहुंचे ही होंगे कि तभी एक प्रसन्न मुख वाला मोटा चश्मा लगाए हुए आदमी, शायद इंस्पेक्टर या कुछ वैसा ही होगा, फेलुदा पर नज़र पड़ते ही उनके पास बढ़ आया और उनकी पीठ पर एक धौल जमाते हुए बोला, क्या हालचाल है फेलू मास्टर? लगता है गंध मिलते ही आकर हाजिर हो गए। फेलुदा ने हंसते हुए कहा, अरे क्या करूं, मेरा तो यही काम है। काम मत कहो, काम तो है हम लोगों का। तुम लोगों का तो शौक है। कहो, ठीक कह रहा हूं ना? हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताओ, कुछ पता चला क्या? क्या ये बर्गलरी का केस है? फेलुदा ने पूछा। अरे इसके अलावा और क्या हो सकता है। लेकिन घर के मालिक वो भले आदमी बेचारे बहुत ही अपसेट हैं। अपना सिर पीटते हुए बस यही कह रहे हैं कि कल एक बूढ़ा सा आदमी एक लड़के के साथ उनकी चीज़ें देखने आया था। उनको लगता है कि इस बर्गलरी के पीछे उन्हीं दोनों का हाथ है। ये बात सुनते ही मेरा गला सूख गया। लेकिन फेलुदा के चेहरे पर घबराहट का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने बड़े ही मज़े से कहा, फिर तो उस बूढ़े का पता चलते ही चोर पकड़ में आ जाएगा। ये तो बड़ा ही आसान सा मामला है। उसके बाद हम दोनों कमरे की तरफ बढ़ गए। प्रतुल बाबू को हमने आज भी उसी बरामदे में बैठे देखा। वो इतने अनमने थे कि उन्होंने हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पुलिस ऑफिसर ने हमसे पूछा, किस कमरे से चोरी हुई है देखोगे? जी हाँ, चलिए। कल शाम हम दूसरी मंजिल पर जिस कमरे में गए थे, आज भी हमें उसी के अंदर जाना पड़ा। किसी भी और चीज़ की तरफ नजरें दौड़ाए बिना फेलुदा सीधे बालकनी की तरफ चले गए। वहां से झुककर नीचे की तरफ देखते हुए बोले, पाइप से तो आसानी से ऊपर चढ़ा जा सकता है। पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया, हाँ चढ़ा तो जा सकता है। और जानते हो, परेशानी की बात यह है कि दरवाजे का रंग कच्चा रहने के कारण 2 दिनों से उसे बंद नहीं किया जा रहा था। चोरी किस वक्त हुई? फेलुदा ने पूछा। रात को 9:45 बजे। और सबसे पहले उसका पता किसे चला? इनका एक पुराना नौकर उसी तरफ एक कमरे में बिस्तर लगा रहा था। आवाज़ सुनकर वो वहां देखने गया। तब कमरे में अंधेरा था। बत्ती जलाने से पहले ही किसी ने उसे जोर से घूंसा मारा और वो बेहोश हो गया। उसी मौके का फायदा उठाकर चोर चंपत हो गया। मैं एक बार उस नौकर से बात करना चाहता हूँ, फेलुदा ने कहा। नौकर का नाम था वंशलोचन। घूंसे के कारण उसे जिस यातना और डर का सामना करना पड़ा था, वो दोनों भाव अभी तक उसके ऊपर हावी थे। फेलुदा ने उससे पूछा, दर्द कहाँ पर है? उसने कराहते हुए कहा, पेट में साहब।
ऐसी जोर से मारा उसने पेट में। उसके हाथ में कितनी ताकत थी, बाप रे बाप। ऐसा लगा जैसे पेट पर किसी पत्थर की चोट पड़ी हो। और उसके बाद ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा तैर गया। तुम्हें वो आवाज़ कब सुनाई पड़ी थी? उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? मैंने टाइम थोड़ी देखा था बाबू। तब मैं तो माँ जी के कमरे में बिस्तर बिछा रहा था। 2 बच्चे मिलकर कीर्तन गा रहे थे और मैं सुन रहा था। माँ जी पूजा घर में थी। वो बोली, बच्चे को जाकर पैसा दे दो। मैं जाने को ही था कि तभी बाबू के कमरे से बर्तन गिरने की जैसी आवाज़ आई। मैंने सोचा वहाँ कोई है नहीं, फिर भी चीज़ों के गिरने की आवाज़ क्यों आ रही है, इसीलिए मैं देखने गया। और कमरे के अंदर जाते ही तो बस साहब। इसके बाद वंशलोचन और कुछ नहीं कह सका। ये सब कुछ सुनने के बाद लगा कि हमारे जाने के 1 आध घंटे के बाद ही चोर वहां पहुंचा होगा। मैंने सोचा शायद फेलुदा कुछ और पूछताछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और पुलिस ऑफिसर को धन्यवाद देकर हम कमरे से बाहर निकल आए। बाहर सड़क पर आते ही उनके चेहरे पर एक अलग सा परिवर्तन आ गया। उस परिवर्तन को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इसका मतलब था कि फेलुदा को कोई रास्ता दिख गया था और उस रास्ते पर चलते ही समस्या का समाधान मिल जाएगा। एक टैक्सी हमारे नज़दीक से होती हुई गुजर गई, लेकिन फेलुदा ने उसे रोका नहीं। हम दोनों पैदल चलने लगे। फेलुदा को सोच में डूबे देखकर मैं भी सोचने लगा, लेकिन ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाया। प्रतुल बाबू चोर नहीं है, इसका साफ साफ पता चल रहा है। हालांकि प्रतुल बाबू जवान जैसे दिखते हैं और उनकी आवाज़ में एक बुलंदी है, लेकिन ये बात फिर भी मुमकिन जैसी नहीं लग रही थी कि वो एक पाइप से चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। उसके लिए एक बेहद कम उम्र के आदमी की ज़रूरत पड़ती। फिर चोर है कौन आखिर, और फेलुदा किस चीज़ के बारे में इतनी तल्लीनता से सोच रहे हैं? थोड़ी देर तक पैदल चलने के बाद हम नीलमणि बाबू की दीवार के पास पहुंच गए। दीवार को बाईं तरफ छोड़कर फेलुदा आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर के बाद दीवार बाईं तरफ मुड़ गई। फेलुदा भी मुड़ गए और उनके साथ साथ मैं भी। इस तरफ से रास्ता नहीं था, घास पर से होकर चलना पड़ रहा था। मुड़ने के बाद मैं 18 या 19 कदम ही चला होऊंगा कि फेलुदा अचानक ठिठक कर रुक गए और दीवार के एक हिस्से को बड़े गौर से देखने लगे। उसके बाद एकदम करीब जाकर उन्होंने उस जगह की एक फ़ोटो खींची। मैंने देखा वहाँ एक भूरे रंग की हाथ की छाप थी। पूरे हाथ की नहीं, लेकिन 2 उंगलियों और हथेली के कुछ हिस्से की। लेकिन उसे ये पता चल रहा था कि वो किसी बच्चे के हाथ की छाप है। फिर हम जिस रास्ते से वहां गए थे उसी रास्ते से लौट आए। फाटक की तरफ से होते हुए हम फिर से मकान की तरफ चले गए। खबर भेजते ही नीलमणि बाबू हड़बड़ाते हुए नीचे चले आए। हम तीनों जब बैठक के अंदर बैठ गए तो नीलमणि बाबू ने कहा, आपसे कहूँगा तो पता नहीं आप क्या सोचेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि आज मेरा मन कल की अपेक्षा हल्का है। हमारी ही तरह एक और आदमी की दुर्दशा हुई है, ये सोचकर तकलीफ थोड़ी कम हो गई है। लेकिन जब तक एक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, मेरी तकलीफ पूरी तरह दूर नहीं होगी। और वो सवाल है कि मेरा एनुबिस कहाँ गया? आप तो इतने बड़े जासूस हैं, प्लीज़ बतलाइए। एक एक करके 2 दिनों में 2 डकैतियाँ हो गईं और आप पहले की तरह अभी भी अंधेरे में हैं। फेलुदा ने अचानक सवाल किया, आपका भांजा अब कैसा है? कौन, झंटू? आज तो वो काफ़ी ठीक है, दवा असर कर रही है, आज उसका बुखार काफ़ी कम है। अच्छा एक बात बताइए नीलमणि बाबू, बाहर से कोई लड़का क्या दीवार लांघ कर यहाँ पर आता है? दीवार लांघ कर? क्यों? आपकी दीवार के बाहरी हिस्से में एक बच्चे के हाथ की छाप दिखाई पड़ी है मुझे। हाथ की छाप? किस तरह की छाप है ये? भूरे रंग की। क्या ये ताज़ा है? ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि ज़्यादा पुरानी नहीं है। जी मैंने तो कभी किसी बच्चे को यहाँ आते नहीं देखा। बस एक ही बच्चा यहाँ पर आता है, और वो भी दीवार लांघ कर नहीं आता। वो एक भिखमंगा बच्चा है, बड़ी ही मीठी आवाज़ में श्यामा संगीत गाता है। मेरे बगीचे के पश्चिमी तरफ तर्री का एक पेड़ है। बीच बीच में मोहल्ले के लड़के दीवार लांघ कर यहाँ ना आते हों और पेड़ के फल तोड़कर ना खाते हों, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। वैसे ये तो बताइए कि क्या चोर के बारे में और कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है अब तक? फेलुदा सोफे से उठकर खड़े हो गए और बोले, उसके हाथ में गजब की ताकत है। एक ही घूंसे में उसने प्रतुल बाबू के नौकर को बेहोश कर डाला था। तब तो यहाँ और वहाँ एक ही चोर ने चोरी की है, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है, नीलमणि बाबू ने कहा। हो सकता है। तब देह की ताकत यहाँ वैसी कोई बड़ी बात जैसी नहीं लगती है।
एक भयंकर बुद्धि का भी संकेत मिल रहा है। फेलुदा की ये बात सुनकर नीलमणि बाबू का चेहरा उतर गया और वो बोले, मुझे पूरी उम्मीद है कि उस भयंकर बुद्धि को परास्त करने की बुद्धि आप में ज़रूर है, और अगर नहीं है तो फिर शायद मुझे अपनी मूर्ति वापस पाने की उम्मीद छोड़नी होगी। फेलुदा ने मजबूत स्वर में कहा, 2 दिन और इंतज़ार कीजिए। फेलुदा मित्तर ने आज तक कभी हार नहीं मानी है। नीलमणि बाबू के मकान के पोर्टिको से गेट तक रोड़ी से बिछा एक रास्ता है। जब हम उस रास्ते के बीच पहुंचे कि तभी खटखट की आवाज़ सुनाई पड़ी और हमने पीछे की तरफ मुड़कर देखा। नीलमणि बाबू के दूसरी मंजिल के एक कमरे की खिड़की के पीछे एक छोटा सा लड़का खिड़की के शीशे पर हाथ से दस्तक दे रहा था। ये ज़रूर झंटू ही होगा। मैंने फेलुदा की तरफ आंख से इशारा किया। उन्होंने कहा, हाँ, मैं देख चुका हूँ। घर आने के बाद पूरी दोपहर फेलुदा अपनी नीली कॉपी में ग्रीक अक्षरों में पता नहीं क्या क्या अंट-शंट लिखते रहे। मैं जानता हूँ कि असल में वो अंग्रेजी होती है, लेकिन उसके अक्षर ग्रीक होते हैं, और वो इसलिए कि पढ़कर कोई उसका असली मतलब समझ ना सके। बीच बीच में वो कोई गीत भी गुनगुना रहे थे। मैंने पाया कि ये उस भिखमंगे बच्चे के द्वारा गाया गया वही रामप्रसादी संगीत था। तीसरे पहर 5 बजे चाय पीकर फेलुदा ने कहा, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। पॉपुलर फोटोज़ से मुझे अपनी तस्वीर का एनलार्जमेंट लेकर आना है। घर पर मैं अकेला ही रह गया। दिन छोटे होते जा रहे थे, इसीलिए 5:30 बजते न बजते सूरज डूब गया और अंधेरा छाने लगा। पॉपुलर फोटोज़ की दुकान हाजरा रोड के मोड़ पर है। फेलुदा को फ़ोटो लेकर लौटने में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए था, लेकिन उनको इतनी देर क्यों हो रही थी? कई बार ऐसा होता है कि तस्वीर तैयार नहीं होती तो दुकान पर इंतज़ार करना पड़ता है। मैं यही उम्मीद कर रहा था कि फेलुदा मुझे छोड़कर किसी दूसरी जगह नहीं गए होंगे। अगर वो मुझे घर पर छोड़कर इधर उधर घूमते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी एक खड़ताल की आवाज़ मेरे कान में आई और उसके साथ साथ परिचित गले का वही गीत। ये वही दोनों लड़के थे, आज हमारे मोहल्ले में भीख मांगने आए थे। गीत की आवाज़ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वहाँ से सड़क दिखाई पड़ती है। ये दोनों वही लड़के थे। एक गीत गा रहा था और दूसरा खड़ताल बजा रहा था। कितनी मीठी आवाज़ थी उस लड़के की। फिर गीत गाना बंद करके दोनों लड़के हमारे घर के सामने खड़े हो गए और ऊपर की तरफ चेहरा उठाकर बोले, माँ जी, भीख दीजिए माँ जी। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने 50 पैसे का एक सिक्का खिड़की से लड़कों की तरफ फेंक दिया। टन की आवाज़ करता हुआ वो सिक्का ज़मीन पर गिर पड़ा। लड़के ने उसे उठाकर झोले में रख लिया और फिर से गीत गाता हुआ वहाँ से रवाना हो गया। तभी एक बात की वजह से मेरा माथा चकराने लगा। हालांकि उस समय तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था, लेकिन फिर भी भिखमंगे बच्चे ने जब ऊपर की तरफ मुंह उठाकर भीख मांगी तो मुझे लगा कि उसका चेहरा झंटू के चेहरे से हूबहू मिल रहा था। हो सकता है मैंने देखने में गलती की हो, लेकिन मेरे मन में एक खटका तो पैदा हो ही गया था। मैंने तय किया कि फेलुदा के आते ही ये बात उनको बताऊंगा। करीब 6:30 बजे फेलुदा एनलार्जमेंट लेकर वापस आए। उनके चेहरे पर तनाव था। मैंने जो सोचा था वही हुआ था। उनको दुकान में बैठकर इंतज़ार करना पड़ा था। उन्होंने कहा, अब मैं खुद ही एक डाक रूम बनाऊंगा और उसी में अपनी फ़ोटोज़ डेवलप और प्रिंट किया करूंगा। इन बंगाली दुकानदारों की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है। फेलुदा जब अपने बिस्तर पर तस्वीरों को फैलाए बैठे थे तो मैंने उनके पास जाकर उन्हें भिखमंगे बच्चे की बात बताई। उन्होंने बिना किसी हैरानी के कहा, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है तौब से? ये हैरान होने की बात नहीं है फेलुदा। नहीं तो, लेकिन ये तो एक भयंकर गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ तो है ही। ये बात तो शुरू में ही मेरी समझ में आ गई थी। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो फेलुदा कि वो लड़का चोरी के मामले में शामिल है? हो भी सकता है, लेकिन एक बच्चे के घूंसे में क्या इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक बड़े आदमी को बेहोश कर दे? मैंने ये कब कहा तौब से कि घूंसा बच्चे ने मारा है? हाँ, तब ठीक है। मैंने कह तो दिया था कि ठीक है, लेकिन असल में मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। पता नहीं फेलुदा सारी बात साफ साफ क्यों नहीं कह रहे थे। पलंग पर फैली 12 तस्वीरों में से एक को वो बड़े ही गौर से देख रहे थे। करीब जाने पर मैंने देखा कि वो आज सवेरे ही नीलमणि बाबू की दीवार से बच्चे के हाथ की छाप की ली गई तस्वीर थी। एनलार्जमेंट के कारण हथेली साफ साफ दिख रही थी। तेरी समझ में कुछ आ रहा है तौब से? फेलुदा ने अचानक ये सवाल करके मुझे चौंका दिया। समझ में क्या आएगा फेलुदा? ये कि सुबह तूने इस निशान को देखकर क्या समझा था और अब इसे देखकर तेरी समझ में क्या आ रहा है?
इसमें समझने ना समझने की क्या बात है, एक बच्चे का हाथ है और क्या, मैंने कहा। छाप का रंग देखने से कोई मतलब नहीं निकल रहा। उसका रंग तो भूरा था फेलुदा। इसका भला क्या मतलब हो सकता है, मैंने कहा। यही कि बच्चे के हाथ में भूरा रंग लगा हुआ था। इसका क्या मतलब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक से बताओ ना, मैंने कहा। हो सकता है वो पेंट हो। कहाँ का पेंट? प्रतुल बाबू के दरवाजे का पेंट। उस दिन तुम्हारी शर्ट की आस्तीन में भी लग गया था तौप से। फेलुदा की ये बात सुनकर मेरा सिर जैसे चकराने लगा। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जिसके हाथ की छाप है वही प्रतुल बाबू के घर के अंदर घुसा था? हो सकता है। अब ये बता कि तस्वीर देखने से तेरी समझ में क्या बात आती है। बहुत सोचने के बाद भी मैं ये नहीं बता सका कि कोई नई बात मेरी समझ में आई थी। हार कर मैंने कहा, तुम ही बताओ, तुम्हारी बुद्धि क्या कहती है? मेरी बुद्धि ये कहती है तौप से कि ये एक संगीन मामला है, भयंकर। एनोबिस जितना भयंकर होता है ना, उतना ही भयंकर। मेरी समझ में अभी भी कुछ नहीं आया। दूसरे दिन सवेरे फेलुदा ने पहले नीलमणि सान्याल को फ़ोन किया। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मिस्टर सान्याल, आपके रहस्य का पता चल गया है। मूर्ति अभी मिली नहीं है, लेकिन वो कहाँ है इसका मोटे तौर पर अंदाज लग गया है। आप क्या घर पर ही रहिएगा? अच्छा, बुखार बढ़ गया है? किस अस्पताल में लेकर जा रहे हैं? ओह अच्छा, फिर मैं बाद में मिलूंगा। फ़ोन बंद करके फेलुदा ने एक दूसरा नंबर डायल किया। फुसफुसाते हुए स्वर में क्या बात हुई ये मैं अच्छी तरह सुन नहीं सका, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ गया कि फेलुदा ने पुलिस को फ़ोन किया था। फ़ोन रखकर उन्होंने कहा, अभी तुरंत बाहर चलना है, तैयार हो जा फटाफट। एक तो सुबह यूं ही ट्रैफिक कम रहता है, उस पर फेलुदा ने ड्राइवर से टॉप स्पीड में गाड़ी चलाने को कहा था। देखते न देखते हम नीलमणि बाबू के घर के रास्ते पर आ गए। जब हम गेट के करीब पहुंचे, नीलमणि बाबू अपने काले रंग की एम्बेसडर गाड़ी पर सवार होकर बड़ी ही तेजी से दूसरी दिशा में रवाना हो गए। सामने ड्राइवर और पीछे नीलमणि बाबू के अतिरिक्त और कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ा। फेलुदा चिल्लाए, और तेज! टैक्सी ड्राइवर ने भी उत्तेजना में आकर एक्सीलेटर को जोर से पैर से दबा दिया। सामने वाली गाड़ी एक भद्दी गोंगों की आवाज़ करती हुई दाहिनी तरफ मुड़ गई। अब फेलुदा ने एक ऐसा काम किया जैसा इससे पहले आज तक कभी नहीं किया था। कोट के अंदर हाथ डालकर अचानक उन्होंने अपना रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया और खिड़की से नीचे झुककर नीलमणि बाबू की गाड़ी के पिछले टायर को निशाना बनाकर गोली दाग दी। लगभग एक ही साथ रिवॉल्वर की और टायर फटने की आवाज़ कानों में आई। नीलमणि बाबू की गाड़ी सड़क के एक किनारे तिरछी होकर एक लैंप पोस्ट से टकरा गई। जैसे ही हमारी गाड़ी उनके नज़दीक पहुंची, दूसरी दिशा से पुलिस की जीप भी आ गई। नीलमणि बाबू गाड़ी से उतरकर विरक्ति के साथ इधर उधर ताक रहे थे। फेलुदा और मैं टैक्सी से उतरकर उनकी तरफ चले गए। पुलिस की गाड़ी भी आकर रुक चुकी थी और वही मोटा अफसर उससे नीचे उतर रहा था। नीलमणि बाबू अचानक बोल उठे, ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपके साथ गाड़ी में ड्राइवर के अलावा और कौन कौन है? फेलुदा ने पूछा। अरे और कौन रहेगा, मैंने बताया था ना कि मैं अपने भांजे को साथ लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। फेलुदा बिना कुछ बोले सीधे नीलमणि बाबू की गाड़ी के पास गए और दरवाजे के हैंडल को पकड़कर जोर से खींचा। दरवाज़ा खुल गया और खुलते ही एक बच्चा गाड़ी के अंदर से तीर की तरह बाहर निकला और फेलुदा पर झपटकर उनका गला दबोचने लगा। लेकिन फेलुदा सिर्फ योगाभ्यास ही नहीं करते, उन्होंने कुश्ती की भी तालीम ली हुई है। बच्चे की कलाइयों को पकड़कर उसे एक अजीब तरीके से सिर की तरफ से घुमाकर उन्होंने सड़क पर पटक दिया। बच्चे के मुंह से दर्द के कारण चीख निकल पड़ी और उस चीख को सुनकर मैं भय से कांप उठा। वो एक बच्चे के गले की आवाज़ नहीं थी, वो एक वयस्क आदमी के गले की विकट और जोरदार चीख थी। यही आवाज़ उस दिन मुझे टेलीफोन पर सुनाई दी थी। इसी बीच पुलिस ने आकर नीलमणि बाबू की गाड़ी के ड्राइवर और बच्चे को पकड़ लिया था। फेलुदा ने अपनी कमीज के कॉलर को ठीक करते हुए कहा, दीवार पर हाथ की छाप को देखते ही बात मेरी समझ में आ गई थी। कच्ची उम्र के लड़कों के हाथ में इतनी रेखाएं नहीं हुआ करती हैं। उनका हाथ और भी ज्यादा कोमल हुआ करता है, लेकिन आकार जब छोटा है तो उसका एक ही मतलब निकल सकता है। दरअसल ये एक बौने के हाथ की छाप है। बच्चा और कुछ नहीं बल्कि एक बौना है। आपके शागिर्द की उम्र कितनी है नीलमणि बाबू? 40। नीलमणि बाबू के गले से ठीक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। फेलुदा ने आगे कहा, बहरहाल आपने बड़ी ही अक्लमंदी से काम निकाला।
पहले अपनी चीज की चोरी की घटना खड़ी करके मुझे बुलवाया और उसके बाद अपने आदमी से दूसरे की चीज की चोरी कराई। आपके घर पर जिसे कल देखा था, क्या ये वही भिखमंगा बच्चा है? नीलमणि बाबू ने हाँ में सिर हिला दिया। इसका मतलब तो यही है कि असल में वो आपका भांजा वांजा कुछ नहीं है। आपने उसे चोरी के मामले में मदद करने के लिए घर पर लाकर रखा है। नीलमणि बाबू सिर झुकाए खामोश खड़े रहे। फेलूदा ने बताया, ये लड़का गीत गाता था और बौना खड़ताल बजाता था। जब चोरी का वक्त आता तो खड़ताल को भिखारी के हाथ में थमा देता और फिर वही बजाता रहता। बौना होने के कारण ही उसकी देह में इतनी ताकत है। एक ही घूंसे में वो जवान आदमी को भी घायल कर सकता है। वंडरफुल। आपकी अक्ल की तारीफ किए बिना रहा नहीं जा रहा नीलमणि बाबू। नीलमणि बाबू ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मिस्र की प्राचीन चीज़ों के प्रति मेरे मन में एक नशा सा छा गया था। मैंने उनके बारे में बड़ा ही गहरा अध्ययन किया है और इसी कारण से मैं प्रतुल बाबू से ईर्ष्या किया करता था। फेलूदा ने कहा, लालच बुरी बला है नीलमणि बाबू। आप और आपका बौना अब दोनों ही हमारी पकड़ में आ चुके हैं। अब मैं आपसे एक आखिरी अनुरोध करना चाहता हूँ। वो क्या? मेरा पारिश्रमिक। नीलमणि बाबू फटी फटी आंखों से फेलूदा की तरफ देखते रह गए। पारिश्रमिक मतलब? एनुबिस की मूर्ति चोरी हुई ही नहीं है, वो आप ही के पास है। नीलमणि बाबू ने बेवकूफ़ों की तरह अपने दाहिने हाथ को कुर्ते की जेब में डाला। जब हाथ बाहर निकला तो देखा बित्ते भर लंबे काले पत्थर पर मणिमुक्ता जड़ी 4000 साल पुरानी मिस्र देश के सियारमुखी देवता एनुबिस की मूर्ति है। फेलूदा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मूर्ति को उनके हाथ से जैसे झपट लिया। फिर उन्होंने बड़े ही नाटकीय अदा से सिर झुकाते हुए कहा, मेरा पारिश्रमिक मुझे मिल गया। थैंक यू। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।